कि हालांकि 62 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया गया है। मुन्नालाल यादव जो कैलाश वर्गीय के समक्ष जो है हमेशा बिना झुक के रहते हैं, आज के बजट पेश होने के दौरान संसदीय गरिमा का पूरा ध्यान रखा कैलाश वर्गीय ने कि जब मुन्नालाल जी यादव ने पूरा खोल दिया उसके बाद ही मंत्री कैलाश वर्गीय ने अपना उद्बोधन दिया। नगर निगम में महापौर जी ने बजट पेश करने की शुरुआत करना चाहिए, तभी विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष चिंटू जोगसे ने सबसे पहले वो 11 करोड़ रुपए का घोटाले से हल्ला मचाना शुरू किया गया। और मुझे लग रहा है इंदौर में वक्फ की जमीनें धड़ल्ले से बिकती रही हैं। ये भी एक बड़ा खेल होता रहा वक्फ में। नमस्कार, आपके प्यार स्नेह के लिए हम कल धन्यवाद भी देंगे आपको और आपका आभार भी रहेगा। इस कार्यक्रम के पूरे 100 एपिसोड कल होने जा रहे हैं। 100 एपिसोड होने में हमने धीरे धीरे आपकी इस कार्यक्रम की लोकप्रियता भी हमने हासिल की और इस कार्यक्रम से हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। कार्यक्रम की गुणवत्ता पर भी हम कल कुछ समय आपसे बात करेंगे। आज हम 99 एपिसोड है। आज हम दो महत्वपूर्ण बारों पर बात करें, खबरों पर तो हम कम करेंगे। आज नगर निगम ने बजट पेश किया है। नगर निगम के बजट में उपलब्धियां भी है। एक तो 500 करोड़ के बॉन्ड जारी कर रहा है नगर निगम, खुद के लिए कर्जों से मुक्त हो गया। कल महापौर जी ने कहा था कि आत्मनिर्भर नगर निगम हो गई है, जिस पर हम कल बात कर चुके हैं। इसके अलावा कल भी बजट पर बहस जारी रहेगी। हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हम सबसे पहले खबरों पर ही हम बात शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें खबरें? तो पहले हम खबरों पर आज संक्षेप बात करते हैं कि सारे अखबार जो है बजट से ही भरे हुए हैं। तो बजट से भरे एक बड़ी उपलब्धि ये हुई है। पत्रिका की खबरों से हम शुरू कर रहे हैं। आज पत्रिका खबरों में इंदौर जो है भिक्षुक मुक्त अभियान जो है इंदौर का, वो अब लोकप्रियता हासिल करने लगा है। अब इंदौर के अधिकारी जाके बताएंगे कि इंदौर को भिक्षुक मुक्त कैसे किया गया। देहरादून में उनका सबसे पहला कैंप लगेगा, जहां पर उनको बुलाया गया और इंदौर के वरिष्ठ अधिकारी वहां पे गए आशीष सिंह के निर्देशन में, जो ये बताएंगे कि इंदौर को भिक्षुक मुक्त करने के लिए प्रशासन ने क्या क्या प्रयास किए। और ये बात तो मानना भी पड़ेगी कि शहर जो है धीरे धीरे भले ही कितना विरोध हुआ और सब कुछ हुआ, पर धीरे धीरे अंततः भिक्षुक मुक्त हो गया है। ये दूसरा मॉडल होगा जिसको हम कह सकते हैं। इसके पहले मनीष सिंह के कार्यकाल में जानवर मुक्त होने का अभियान जब चला था, तब भी उम्मीद नहीं थी, पर वो भी हुआ था इस शहर में। तो ये बताता है कि अधिकारियों का अगर वो प्रण हो तो धीरे धीरे ही पर काम होता है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंदौर के स्वच्छता मॉडल की जो देश भर में धूम रही है, स्वच्छता मॉडल को सीखने के लिए देश भर से लोग यहाँ आते रहे हैंगे। चूंकि भिक्षुक मुक्त की बात करें, 2024 में इस अभियान को शुरू किया गया था और इस एक साल में इस शहर ने जो भिक्षुओं से आज़ादी पाई है, उसके अंदर जिला प्रशासन हो गया, महिलाएं बाल विकास हो गया, नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि इन्होंने यहाँ जो भिक्षु लोग लगे हुए थे उन लोगों को रेस्क्यू किया, उन्हें समझाइश दी, कुछ लोगों को सेवा आश्रम उज्जैन भेजा, कुछ बच्चों को स्कूल में भर्ती कराया और जो परिवार बाहर से आकर यहाँ पे झुंड में रहते थे उन्हें गाड़ियों में बैठाकर आकर उनके घर तक पहुंचाया गया और इस शहर को भिक्षुओं से आज़ादी दिलाई गई। तो ये आज़ादी की पूरी कहानी है। इसे बताने के लिए स्मार्ट सिटी के सीईओ दिव्यांग सिंह जो है देहरादून जाएंगे और वे बताएंगे कि इंदौर में किस संघर्ष से इस उपलब्धि को पाया गया है। वैसा ही चीज हो गई हमारे लिए, जैसा सफाई मॉडल को पहले हम लोग एक फिल्म के थ्रू बताते थे कि ये वही इंदौर है जहां जगह जगह कचरे का ढेर रहता था, कचरे की पेटियां रहती थी। वो शहर में अब कूड़े के लिए कोई जगह नहीं बची है। तो मुझे लगता है ये शहर की दूसरी अच्छी उपलब्धि है जिसे देश भर में सराहा जा रहा है। तो ये तो सी पत्रिका खबर है। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबरों की बात करने से पहले आज ओम प्रकाश सोजतिया जी की पुण्य स्मृति है और प्रभात खंड परिवार ने उनको प्रणाम कहा है। हम भी इस अखबार चैनल के कार्यक्रम से और दैनिक दोपहर की तरफ से मैं उनको सादर नमन करता हूं उनको और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि उनका नाम हमेशा सदैव रहे। प्रभात सोजतिया जी के पिता हैं वे, और ओम प्रकाश सोजतिया के साथ भी मेरा एक लंबा समय रहा हूँ मैं उनके साथ में। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि नरेश जी चेलावत ने शाम के अखबारों का स्वभाव बनाया था। प्रभात जी के यहाँ ओम प्रकाश जी सोजतिया ने जब अखबार प्रभात खंड निकालना शुरू किया था, उस समय बड़े पैमाने पर, मतलब फुल साइज का आकार का अखबार निकालना एक बड़ा शाम के अखबारों में बड़ा कठिन माना जाता था। और उन्होंने ये एक प्रयोग किया और उसके बाद में उन्होंने ही आप जो आज चौराहों पे अखबार बिकता देखते हैं और जो चौराहों पे अखबार की कापियां इधर से उधर आप लोगों हाकरों को दौड़ते हुए देखते हैं, ये स्वभाव ओम प्रकाश जी सोजतिया का बनाया हुआ था। वो खुद जो है शाम के अखबारों में उस समय तक चौराहों पे अखबार बेचने की परंपरा नहीं के बराबर थी। पर ओम प्रकाश जी सोजतिया ने अपनी जीप से जाते थे वे, और पलासिया चौराहे को सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था। इसके बाद में बाकी चौराहों पे अखबार बेचना शुरू हुआ था प्रभात किरण।
अथाह मेहनत उस समय पे हुआ करती थी अखबारों को लेकर। एक अखबारों में बड़ी स्वस्थ स्पर्धा होती थी कि तमाम स्पर्धा के बाद भी अखबारों के मूल मालिक कभी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए कभी नहीं दिखते थे। अंततः या मैं कहूँ कि आखिरी में सब जाके साथ में चाय वाय पीकर या बात भी किया करते थे। ओम प्रकाश जी स्वभाव से बड़े विनम्र थे और मैंने उनके साथ में 4 या 6 बार मेरी उनसे बातचीत हुई भी है और बड़ा ही सहज भाव से वो अपनी बात कहते थे और बड़े सहज भाव से आपको मेरे को समझाते भी थे। कुछ मामलों में उनसे मेरी बात होती थी। आज सारा शहर भी उनको याद करता है जिन लोगों ने शाम का अखबार चालू किया। मेरी तरफ से मैं उनके लिए नमन करता हूँ। और प्रभात जी जो उनके चिरंजीव हैं और इस समय अखबार संभाल रहे हैं, प्रभात सोजतिया जी, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अखबार मालिक नहीं होते तो निश्चित रूप से किसी कॉलेज में प्रोफेसर होते, क्योंकि जिस प्रकार का उनका स्वभाव है वो एक मास्टर का ही स्वभाव हो सकता है। तो ये तो है प्रभात जी, आज ओम प्रकाश जी सोजतिया को याद करने का दिन, मेरी तरफ से भी नमन है उनको। अब हम खबरों की बात कर लेते हैं। खबरों की बात करने में हाँ, प्रभात खंड की एक खबर की बात करेंगे हम, वही 500 करोड़ के बॉन्ड जारी करेगा नगर निगम। आज पेश होने वाले बजट में 20,050 तक का प्रावधान किया गया है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नगर निगम के पुष्यमित्र भार्गव सरकार का ये तीसरा डिजिटल बजट आज पेश किया गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस तीसरे बजट में काफी लोक लुभावने वादे किए हैं और काफी नई योजनाएं जो 2050 को फोकस करके बनाई गई है उस पर विस्तार से जानकारी दी है। बजट उन्होंने बहुत ही तरीके से पेश किया, अच्छे वक्ता हैंगे वे, और बजट में वे क्या क्या नया लाए हैं और क्या करने वाले हैं बात करें। वे कह रहे हैं कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, पर लोगों को ये समझना होगा कि पिछले साल जो बजट में नया टैक्स ला दिया गया था, इलाकों के जो स्लैब बदल गए थे, रेड जोन में जो बदलाव कर दिया गया था, उस बदलाव के कारण जो आप लोगों का जो टैक्स स्लैब है, आपका जो टैक्स है वो बढ़ गया है। पिछली बार पानी का जो पैसा है 200 से जो 300 किया गया था वो तो ऑलरेडी बढ़ चुका था। बात कर रहे हैं ये संपत्ति कर में एक बड़ा बदलाव आपके टैक्स स्लैब में आने वाला है। हरियाली कर इस बार से लगाया जा रहा है, जबकि इसको पिछले बजट में ही लाए आए थे, तब नहीं जोड़ा गया था। तो ठीक है, बजट अच्छा है। उसमें महापौर जी ने जो सारी चीजें बताई है, टैक्स की कॉपी भी जो है, इस बजट की जो कॉपी है सारे पार्षदों को आज सौंप दी गई है। हालांकि वो इतना भारी भरकम है कि उसको समझने के लिए एक दिन मुझे लगता है पार्षदों के लिए काफी कम रहेगा। जानकारों को उसमें दिक्कत आती है, तो एक 200 पेज का बजट पढ़ना इतना आसान नहीं होगा। पर महापौर जी ने उसे 21 पन्नों की एक स्पीच से समझाने की कोशिश की अपने भाषण के दौरान। उस भाषण को सबने सुना है। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है मध्य प्रदेश की संसद में लंबे समय से बैठते आए हैं, वे भी इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने नगर निगम में जो जिस तरीके से नगर निगम चल रही है उस परिषद की जमकर तारीफ की है। बात फिर वो 1000 करोड़ रुपए की आ गई। 1000 करोड़ रुपए एक साल में कमाकर नगर निगम ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का एक संदेश दिया है। नगर निगम इंदौर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा पैसा आया है। अब नगर निगम इतना सक्षम हो गया है कि अपने खर्चे, अपने कर्मचारियों की तनख्वाह वो निकाल सकता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अब डरे नहीं, आप इतने सक्षम हो चुके हैं, लोन भी लेना है तो जमकर लोन ले, चुकाने की कंडीशन में नगर निगम आ चुका है। तो ये तो थी बजट को लेकर जो खबर थी जिस पर हमने बात की प्रभात खंड की। अग्निबाण की हम आज क्योंकि सभी अखबार बजट पे ही है, इस पर हम आखिरी में चर्चा करेंगे, जिस पर हम बाकी मुद्दे बचे हुए उस पर हम बात कर लेंगे। खबरों के मामले में एक खबर अग्निबाण पर जिस पर हमको बात करना है, हाँ, ये है वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर अंततः इंदौर को लेकर एक जानकारी जारी आज अग्निबाण ने की है कि 500 स्थानों पर वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं। आज सदन में, आज लोकसभा में जब मैं भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड अपनी जमीनें बेच नहीं सकता। जो उनके यहाँ सिस्टम बना है, जो उसका एक्ट बना हुआ बोले, उसमें ये जमीनें जो है किसी भी हाल में बेची नहीं जा सकती। पर मुझे लग रहा है कि इंदौर में वक्फ की जमीनें धड़ल्ले से बिकती रही हैं। ये भी एक बड़ा खेल होता रहा है वक्फ में। अगर वक्फ को लेकर कोई कानून बन रहा है तो उसकी बुराइयां अपनी जगह हो सकती है शायद आपकी नज़र में, पर अच्छाइयाँ भी कुछ ना कुछ जरूर हो सकती है, क्योंकि जो खेल वक्फ बोर्ड की जमीनों पे हुआ है वो इस शहर में बहुत सारे लोगों को मालूम है। इस मामले में कुछ लोग जेल भी जा चुके हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वक्फ की जो जमीनें दी गई थी, हमें ये समझना होगा, वक्फ की जमीनें मुस्लिम समुदाय के जो धनाढ़ी लोग होते थे उन्होंने जरूरतमंदों को मदद के लिए जमीनें वक्फ को दी थी, ताकि वहां पर उनके लिए कुछ किया जा सके, उनके जरूरतमंदों की मदद हो सके। मतलब उसे बेचना नहीं है, ना ही उसका कहीं सौदा करना है। उन जमीनों के उपयोग से जो पैसा आया, जमीन का उपयोग ऐसे कामों में किया जाए जिससे गरीब और जरूरतमंदों का विकास हो सके, इसके लिए जमीनें दी गई थी। जमीन का खेल इंदौर ही नहीं भाई साहब, पूरे देश भर में इन वक्फ की जमीनों की जो खरीदी फरोख्त की गई है और बाले बाले नामांतरण हो गए हैं। ये जो खेल है, इस खेल पर लगाम लगा जा रही है। और इंदौर में पिछले दिनों, अभी वक्फ की बात कर रहे हैं तो कल लोकसभा में बिल पास हुआ, देर रात
जो है वो मंजूर भी हो गया हैगा, बहुमत के आधार पर आज राज्यसभा में रखा गया हैगा और यहाँ भी मंजूर होता मुझे दिख रहा हैगा। ये इस वक्त को लेकर ही इंदौर में एक सर्वे कराया गया था कि इंदौर में कितनी जमीनें, थोड़ी तलाशी तो जाए कि वक्त के बाद असल में जमीनें कितनी है। जमीन तलाशने गए तो 500 से ज्यादा जमीनें मिली है और कई ऐसी जमीनें जिन पे खेल हो चुके हैं, जिसकी लड़ाई हम पिछले दिनों देख चुके हैं कि वक्त की जमीन पर कैसे कैसे खेल हुए थे। और वक्त पे जो अभी काबिज है रेहान शेख है कंपनी, उसने कई लोगों को बेनकाब भी किया है वक्त की जमीनों का खेल करने में। गार्डन बन गए, बेरी गार्डन बन गए और सब उसका उपयोग कर रहे हैं। 2 या 4 रुपए का लीज वगैरह भरवा के बहुत बड़े खेल उसमें किए गए हैं। हमें इस पर भी देखना चाहिए कि किस प्रकार से जमीनों का दुरुपयोग वक्फ की जमीनों का हो रहा है। मुट्ठी भर लोग इस जमीनों का खूब आनंद ले रहेंगे। दोपहर की खबरों की हम बात कर लेते हैं आखिरी में। दोपहर की खबरों में आज अंततः जो है टेरिफ लागू कर दिया है। मध्य हिंदुस्तान पर 26% टेरिफ ट्रंप ने लगा दिया है। उन्होंने कहा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे नरेंद्र मोदी जी, पर जो है टेरिफ के मामले में कोई समझौता नहीं हो पाएगा। पर इसका एक सबसे बड़ा असर ये होगा कि आज बाजार सब औंधे मुँह गिरे, पूरे एशिया के बाजार गिरे। 800 अंक बाजार इंदौर में सेंसेक्स शेयर बाजार भी जो है वो 800 अंक गिरा है आज। इससे बाजार में कई जिन लोगों का 3 महीने की पूरी बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी और आने वाले समय में अब एक नया व्यापार युद्ध आपको देखने को मिलेगा। हमने बहुत पहले आपको इसी कार्यक्रम में कहा था कि तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। एक बहुत बड़ा व्यापार युद्ध इस देश पूरे विश्व में शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम देखोगे आने वाला समय यह तो हो सकता है बहुत ज़्यादा महंगाई का हो जाएगा, या जो सामान नहीं बिकेगा उसकी सारी की खपत आपके यहाँ भी होने की स्थिति दिखाई देगी। आज जो लगाया गया है टेरिफ हमें भारत पे, उसका क्या असर होगा? भारत पे जो टेरिफ लगा है बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है। इससे 2.5% GDP गिरेगी, 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होगा और विकास दर को भी इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा भारत पे। अगर सरकार ने कोई तैयारी तुरंत चालू नहीं की, वैकल्पिक मार्ग नहीं निकाले, तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो $5 ट्रिलियन और $6 ट्रिलियन की हम बात कर रहे हैं, हमारी जो मूल $1 ट्रिलियन की जो 4.3 की इकोनॉमी जो 2014 के पहले थी, वही टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी इस देश में। तो ये तो थी पहले पेज की खबर जिस पर हमने आपसे बात की। एक और खबर पर हम बात कर रहे हैं, गाइडलाइन को लेकर हमारी कल भी बात हुई थी, आज भी हम आपसे बात कर रहे हैं। नई कॉलोनियों को लेकर गाइडलाइन जो बढ़ी है, उसमें बड़ा मामला ऐसा हो गया है कि एयरपोर्ट से कालानी नगर क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, पर राजवाड़ा से लीगल और MG रोड ये सबसे महंगा हो गया है अब नई गाइडलाइन के अंदर। मतलब यहाँ बेच खरीद करना आप जो है आपको लाखों के स्टाम्प लगेंगे छोटे से छोटे दुकान खरीदने के मामले में भी, ये समझना होगा। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गाइडलाइन को लेकर जो पहले से तैयारी चल रही थी और जिस तरीके से माहौल बनाया गया था, उसे ये जो इलाके हैं जहाँ गाइडलाइन बनी, कालानी नगर के हालात ऐसे कर दिए गए हैं कि उसके आसपास, कालानी नगर चौराहे के आसपास की जो जितनी भी दर्जन भर कॉलोनियां हैं, उनके रेट जो हैं इतने बढ़ा दिए गए हैं कि अब वहां पर जमीन मकान खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको उस पंजीयन कराते समय इतना स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। बात कर रहे हैं राजवाड़ा से लेकर रीगल तक MG रोड की, तो मुझे लगता है ये वो हिस्सा है जहां पर ज्यादा खरीद फरोख्त होने की संभावना ही नहीं बचती हैगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कमर्शियल एरिया और ऑलरेडी सब सेटअप वाला एरिया हैगा। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ता। पर जिन इलाकों में बेताशा वर्दी कर दी गई है, वहां लोगों को अब संपत्ति खरीदने के लिए समय जेब थोड़ा सा है रजिस्टर्ड कराने में जेब हल्की करनी होगी। तो ये तो थी अखबारी खबर जिस पर हमने बात की है। अब हम बजट पर बात कर लेते हैं। बजट को लेकर आज जो फ्रेम सामने आ रही है वो बता रही है कि जो पिछले बार आपको ऐलान कर दिए गए थे बजट में बहुत सारे टैक्स को लेके, जिसका कोई प्रारूप नहीं बन पाया था, कुछ का विरोध होने लगा था, कुछ को लेकर सामने नहीं आया तो रोक दिया गया था। अब इस साल से वो सारे बजट जो है फ्रेम में आ गए हैं। तो आपको जब भी नगर निगम का संपत्ति कर से लेकर जो भी टैक्स के बिल आएंगे वो सब बढ़े हुए दिखाई देंगे। यूँ कहा गया है कि कोई नया टैक्स नहीं है, पर पिछले बार के सारे टैक्स लगा दिए गए। 500 करोड़ के बॉन्ड जारी कर रहा है नगर निगम। शेखर जी बताएंगे कि इससे क्या किया जाएगा। 1000 करोड़ की नगर निगम हो गई है। पर इन सब के बाद भी क्या इस शहर की मूलभूत दिक्कतों से आदमी, शहर का रहवासी जो इस शहर का बासिंदा है, वो राहत पा पाएगा? बताइए शेखर जी। क्या वैसे आप कह रहे हैं राहत पाने की बात कर रहे हैं, तो आज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने जो इतने वर्षों के राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहा है कि नगर निगम एक ऐसी जगह है जहां से समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। मतलब आप कितना भी काम कर लें, समस्याएं बरकरार रहेगी। निगम का काम ही है इन समस्याओं पर काम करना। तो बात कर रहे हैं बॉन्ड की, बात की आपने 500 करोड़ की। 500 करोड़ का बॉन्ड जारी करके नगर निगम जो पैसा जुटाएगा, इस पैसे से शहर के विकास को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाएगा। शहर की बड़ी सड़कें बनेगी, शहर में जो नया
डेवलपमेंट होना है वो नगर निगम करना चाहता है। बॉन्ड निकालने के पीछे नगर निगम की वजह भी ये है कि नगर निगम को अब लगता है कि नगर निगम इतना सक्षम हो चुका है, नगर निगम की क्रेडिबिलिटी इतनी हो गई देश भर में कि बात कर रहे हैं हम, जब हम जलूद में सोलर प्लांट लगाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लाते हैं तो हमारे ग्रीन बॉन्ड 250 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड को 300 करोड़ से ज्यादा क्या बोली लग जाती है। तो ऐसे ही इंदौर शहर की स्वच्छता की बात कर लें, इंदौर शहर के डेवलपमेंट की बात कर लें, जिस तरीके से इंदौर में हरियाली पे काम हो रहा है, सोलर पे काम हो रहा है, उसको देखते हुए नगर निगम को लगता है कि इस बार उन्हें ग्रीन पैसा लाने में बॉन्ड से कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि 62 करोड़ रुपए घाटे का बजट पेश किया गया है, लेकिन 62 करोड़ रुपए इसलिए मायने नहीं रखता है क्योंकि बजट 8,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह बजट बताया गया है। और नगर निगम ने इस साल जो 1,000 करोड़ रुपए की जो कमाई की है, उस कमाई ने नगर निगम की क्रेडिबिलिटी को और बढ़ा दिया है। और कहा जा रहा है कि अगली बार 1,500 करोड़ का लक्ष्य लेकर चलेंगे और नगर निगम 1,500 नहीं भी हासिल किया तो 1,200 करोड़ रुपए तो मुझे लगता है ले ही आएगा। हाँ, नहीं, अब नगर निगम सक्षम होने लगा है। जब आप नगर निगम सक्षम होता है तो बहुत सारे कामों के विकास की रफ्तार मिलती है। वो अलग बात है, फाइलें इधर से उधर हो जाती हैं, उसका मामला अलग चलेगा, वो केस अलग चलेंगे, ये केस अलग चलेगा। फाइलों की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आज सुबह जब नगर निगम में महापौर जी ने बजट पेश करने की शुरुआत करना चाहिए, तभी विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने सबसे पहले वो 11 करोड़ रुपए का घोटाले से हल्ला मचाना शुरू किया गया। तो उस पर थोड़ी देर हल्ला मचता रहा जब चिंटू चोकसे और विपक्ष थक गया। उसके बाद महापौर जी ने अपना भाषण पढ़ा, पूरी तरीके से अपना भाषण सुनाया है। आज सिर्फ भाषण पेश किया गया है, उस पर कोई बात नहीं हुई है। कल सुबह से जो हल्ला शुरू होगा 11 बजे से कल शाम को 5 बजे तक, उसमें पता चलेगा। हालांकि विपक्ष को लेकर आज कैलाश विजयवर्गीय ने एक बहुत अच्छा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि इस बार की नगर निगम बहुत अच्छे से चल रही है, पक्ष हो या विपक्ष, वो बहुत ही अपनी काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है। विपक्ष को भी लगता होगा कि टैक्स बढ़ाएगा तो शहर हित के लिए ठीक है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें लोगों ने चुना इसीलिए है कि वे विरोध करें, इसलिए वे विरोध करते हैं। आज कैलाश वर्गीय सदन में लेके एक नई विशेष व्यवस्था देखने को मिली कि जिन मुन्नालाल यादव जो कैलाश वर्गीय के समक्ष जो हैं हमेशा बिना झुक के रहते हैं और हर बार चुनावी रणनीति में उनको उतारने में बड़ी भूमिका कैलाश वर्गीय की रहती है। आज के बजट पेश होने के दौरान संसदीय गरिमा का पूरा ध्यान रखा कैलाश वर्गीय ने कि जब मुन्नालाल जी यादव ने पूरा बोल दिया, उसके बाद ही मंत्री कैलाश वर्गीय ने अपना उद्बोधन दिया। तब तक वे शांत स्वभाव से अपनी जगह पर विराजित रहे। नगर सरकार में मुन्नालाल जी जो है हेड साहब हैंगे, प्राचार्य क्लास के शिक्षक हैंगे। हाँ। उस क्लास में कैलाश विजयवर्गीय भी आज शिष्य के रूप में बैठे हुए थे और सदन की गरिमा कहती है कि जब तक शिक्षक ना गए आपको उठ के अपनी बात नहीं कहनी है। तो ये तो था आज का बजट पे हमने बात की है आपसे। कल 100वां एपिसोड रहेगा हमारा आपके लिए। हम कल 100वें एपिसोड में बात करेंगे कितने लोग जुड़े, कितने नए लोग आए हमारे पास में, कितने व्यूवर्स जुड़े। हम इस पर कल आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। कुछ नए कार्यक्रम भी हम शुरू करने जा रहे हैं, वो भी आपको अब देखने को मिलेंगे। और हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में इसे पहुँचाइए ताकि इसे और ज़्यादा अच्छे से बनाया जा सके। धन्यवाद।